नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एमपीसी हाइक्स रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट टू प्री कोविड पैंडेमिक लेवल्स हाईएस्ट सिंस अगस्त 19। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों आपके नॉलेज के लिए भी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें भी इन वीडियोस का दोस्तों बहुत फायदा होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको दोस्तों हर तरीके की अपडेटेड वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। वहां पर हम डेली आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी करवाते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है दोस्तों वो बनी रहे। राइट, तो दोस्तों अब अगर मैं बात करूं एमपीसी की, दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो इसके बारे में मुझे आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आरबीआई की एक कमेटी है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे आगे चल के वीडियो में। उससे पहले दोस्तों आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर विजिट कर सकते हैं ताकि आपको जितनी भी कोर्सेस हमारे नए लॉन्च होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सभी के बारे में पता चले। जैसे कि आपका एग्जाम भी आ रहा है, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आ रहा है दोस्तों, उन सभी की तैयारी करने के लिए आपको एक बार विजिट कर लीजिए, हमारी वेबसाइट पे एनरोल करवा लीजिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए। राइट, डब्ल्यूबीसीएस की यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं, बैंक की, एसएससी की, रेलवे की और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए, इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन के साथ, हॉट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ, देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात बहुत गौर से समझिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई के अंडर बनती है, मतलब आरबीआई इसके ऊपर निर्देश करता है। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर्स की होती है। कितने मेंबर्स की? 6 मेंबर्स की। अब 6 मेंबर्स की अगर दोस्तों है तो उसमें से 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के द्वारा निर्देश किए हुए और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इनमें कभी भी अगर मान लीजिए कि सेटलमेंट नहीं हो पाता, मान लीजिए कि इसमें जैसे बोलते हैं ना ड्रॉ हो गया, जैसे मैच ड्रॉ हो जाता है, वैसे मान लीजिए कोई डिसीजन ऐसा हो गया कि तीनों का आपस में 3-3 वोट आ गए, तो यहाँ पर ड्रॉ हो जाती है सिचुएशन। तो यहाँ पर गवर्नर के पास पावर है, किसके पास? आरबीआई के गवर्नर के पास पावर है कि वो अपनी बात मनवा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब करेंटली जो एमपीसी के 6 मेंबर्स है दोस्तों, उनमें कौन कौन है? तो देखो, आरबीआई से एक तो है शक्तिकांता दास, दूसरा है माइकल देबोरथा पात्र और तीसरा है आपका मृदुल के सागर। ठीक है, उसी की अगले ही बात में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जयंत आर वर्मा, ठीक है, अशिमा गोयल और शशांक भिड़े। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके नाम थोड़े से अगर आप मेमोराइज कर सको दोस्तों, ये काफी अच्छी बात यहाँ पर रहेगी। लेकिन नहीं भी होते तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 6 मेंबर होते हैं आरबीआई कमेटी में। ठीक है, मतलब सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब दोस्तों इसके बारे में पूरी बात अगर मैं आप लोगों से करूँ तो देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा आप लोग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके द्वारा रेकमेंड की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो रेकमेंड की गई है उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा? उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन से सेक्शन में लिखी गई है दोस्तों? तो सेक्शन 45Z(B) ऑफ आरबीआई एक्ट 1949। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन सेक्शन 45Z(B) ऑफ आरबीआई एक्ट 1949 के तहत दोस्तों यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है?
ध्यान रखना है, ताकि आपके एग्जाम में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो आप उसको इजीली दोस्तों ग्रैब कर लो। क्योंकि यहाँ पर हमारे वीडियोस बनाने का सबसे बड़ा मोटिव यही रहता है दोस्तों कि हम आपको हर तरीके की नॉलेज दे पाएँ, भले ही वो किसी कंटेंट रिलेटेड हो, भले ही किसी हॉट अफेयर्स रिलेटेड हो। ऐसी प्रिपरेशन हम कराएं कि आपका बेस स्ट्रांग हो, और अगर उस लाइनेज में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी क्या रहेगी दोस्तों, पूरी कोशिश रहेगी। इससे रिलेटेड आप जितनी भी बातें होगी उस हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक मजेदार बात ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बायलेटरल पॉलिसी भी बोला जाता है। बायलेटरल नहीं, बाय मंथली पॉलिसी, सॉरी, बाय मंथली पॉलिसी भी बोला जाता है। अभी बाय मंथली पॉलिसी क्यों है, क्या क्या रीजन है कि इसको बाय मंथली पॉलिसी बोला जाता है, तो मैं आप लोगों को समझा दूं। देखो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा। देखो, बाय मंथली पॉलिसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये साल में 6 बार आती है। 6 बार कैसे, हर 2 महीने में। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल में। ठीक है, तो अप्रैल और मई की पहली बार आएगी। ठीक है, फिर आएगी जून जुलाई की, फिर आएगी अगस्त सितंबर की, फिर आएगी अक्टूबर नवंबर की, फिर आएगी दिसंबर जनवरी की, और लास्ट आएगी आपकी फरवरी मार्च की। ठीक है, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अभी हमारे पास अगस्त चल रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास थर्ड बाय मंथली पॉलिसी अभी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अगस्त सितंबर की थर्ड यहाँ पर हमारे पास चल रही है, 2 ऑलरेडी पहले हो चुकी है दोस्तों। गवर्नमेंट कहता है या फिर आरबीआई कहता है एमपीसी को आरबीआई कहता है कि आपको साल में 6 बार, ठीक है, 6 बार एमपीसी मतलब आपको निकालना है। क्या निकालना है, कमेटी बनाकर डिसीजंस निकालने हैं, क्या चेंज कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, साल में 6 बार। लेकिन अगर किसी वजह से, जैसे कोविड आ गया, तो उस वजह से आपको एटलीस्ट 4 बार तो निकालना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, राइट, दिस इज मैंडेटरी कि अगर 6 बार नहीं निकाल पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 4 टाइम्स तो वहां पर आपको निकालनी ही पड़ेगी। आ गई बात समझ में, तो ये ध्यान रखना। जैसे कोविड के बाद ये रूल लेकर आया गया कि मान लीजिए ऐसी कोई पैंडेमिक सिचुएशन आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो 6 टाइम्स नहीं तो 4 टाइम्स तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, एमपीसी कमेटी दोस्तों अगर किसी भी डिसीजन पर आकर अटकता है तो गवर्नर के पास राइट है कि वो अपनी बात यहाँ पर मनवा सकते। बात मैंने आपको पहले भी बता दी, लेकिन फिर मैं एक बार आपसे रिपीट कर दूं। और यहाँ पर माइकल देबरता पात्रा जो है दोस्तों, वो डेप्यूटी गवर्नर भी हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, आपको पता है, मैंने आप लोग को बताया। उसमें से एक आपके यहाँ पर एमपीसी कमेटी के मेंबर भी हैं और डेप्यूटी गवर्नर भी हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू कि इस बार क्या चेंज किए हैं रेपो रेट में। ठीक है, एमपीसी कमेटी ने, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हाइड रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट। देखो, इसकी हिस्ट्री में तुम्हें थोड़ी सी बता दूं, हमारे पास रेपो रेट 4% पे था, उसके बाद इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4.40% किया। ठीक है, पहले तो 4.40% किया, 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया, फिर इसको 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया, 4.90 किया, और फिर इसको वापस से 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया, और फिर कितना कर दिया गया, 5.40%। तो ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसकी क्या है, हिस्ट्री है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले बहुत टाइम तक ये 4% तक स्टक था, रेपो रेट 4% पे क्या था, स्टक था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है, 4.40 बढ़ाया गया, पहले 40 बेसिस पॉइंट, फिर 50 बेसिस पॉइंट, और फिर वापस से अब 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये आज की डेट में, ये वीडियो जब आप देख रहे हो आज की डेट में दोस्तों, आज की डेट कितनी है, 12 अगस्त है ना, 12 अगस्त की डेट में, 12 अगस्त 2022 में अगर आपको कोई पूछता है यार रेपो रेट कितना है, तो आप बोलोगे 5.40% है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछने वाला सिर्फ यही थोड़ा ना पूछेगा कि रेपो रेट कितना है, अब आपसे ये भी पूछेगा कि रेपो रेट होता क्या है। तो जिसको नहीं पता है रेपो रेट क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, देखो बहुत गौर से सुनना, क्योंकि रेपो रेट सबसे इंपॉर्टेंट रेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रेट होता है रेपो रेट। और ये क्या होता है, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अभी देखेंगे। देखो, रेपो रेट है ना, बहुत गौर से सुनना आप लोग। जैसे सपोज करिए कोई कॉमर्शियल बैंक हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं आपका यूको बैंक। ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक है और इसके पास है आरबीआई, ये इसके ऊपर निर्धारित बैंक है, मतलब आपका जो बोलते हैं ना हम लोग के सुपरवाइजरी बैंक है। चलिए, तो मान लीजिए
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूको बैंक को 10 करोड़ रुपए, ठीक है, 10 करोड़ रुपए लेंड किया, ठीक है, क्या किया, लोन दिया, सिंपल, ठीक है। अब ये जो लोन है दोस्तों, ठीक है, ये लोन है, अब लोन जब ये वापस देगा तो सिर्फ लोन थोड़ी ना वापस देगा, ये इसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी वापस देगा। तो यहाँ पर रेपो रेट जो होता है वो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, जैसे 5.40%। मेरी बात को फिर से एक बार समझिएगा, वापस दोहराऊं मैं। मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ रुपए लोन दिया, किसको, यूको बैंक को, ठीक है, यूको बैंक को लोन दिया। यहाँ पर ये लोन पूरी तरीके से क्या है, सिक्योरिटी के साथ देते हैं, किसके साथ, सिक्योरिटी के साथ, मतलब कुछ मॉर्गेज रखवाना पड़ता है, राइट, कोलेट्रल, कोलेट्रल रोल है, कोलेट्रल बोलते हैं, सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं फैंसी भाषा में, कोलेट्रल, ठीक है। तो यूको बैंक ने कुछ कोलेट्रल दे दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर यूको बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक बात बोली कि आपके पास जो मैं मेरा मॉर्गेज रखवा रहा हूँ, मेरी जो चीजें मैं मॉर्गेज रखवा रहा हूँ वो मैं आपसे रीपर्चेज करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, रीपर्चेज करूंगा 6 महीने बाद। मान लीजिए ये जो लोन सैंक्शन हुआ है वो 1 जनवरी को हुआ है, एक एग्जांपल लीजिएगा, 1 जनवरी को लोन सैंक्शन हुआ है, वो बोलता है कि मैं 8, ठीक है, 8 मान लीजिए एक एक मान लीजिए 1 अगस्त को आकर, ठीक है, 1 अगस्त को आकर 8 महीने बाद एक अगस्त को आकर मैं आपसे ये लोन वापस मतलब मेरी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है मैं वापस ले जाऊंगा, ठीक है। तो रिजर्व बैंक को बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप 8 महीने बाद मेरे पास वापस आओगे ना, तो आप 10 करोड़ रुपए सिर्फ साथ में लेकर नहीं आओगे, आपको इसके साथ इंटरेस्ट भी लाना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ना दोस्तों, वही होता है रेपो रेट, वही होता है क्या, रेपो रेट, मतलब 10 करोड़ प्लस 5.40%। आ गई बात समझ में आप लोगों को। अच्छा, रेपो रेट को दोस्तों एक बार गौर से सुनिएगा, इसको हम तोड़ते हैं। रेपो रेट को री परचेज रेट भी बोला जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, रेपो रेट को रीपर्चेज रेट, देखिए यहाँ पर यूको बैंक ने इसे 8 महीने बाद रीपर्चेज किया ना अपना मॉर्गेज, तो ये हुआ ना रीपर्चेज रेट, और यहाँ पर पॉलिसी रेट भी बोला जाता है। अब आप मेरी बात को और गौर से सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा और हम टेक्नोलॉजी लाएंगे और बहुत इजी कर देंगे आप लोग के लिए समझने के लिए। जब ये 10 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक को दे रहा है, तो यूको बैंक क्या करेगा, इसको घर पे ले जाके जमा करके तो ना रखेगा, ये पैसा पब्लिक में एज अ लोन बांटेगा, यस और नो। आज अगर आपको लोन की जरूरत होती है, आप किसके पास जाते हो, बैंकों के पास जाते हो ना। तो बैंक को पैसे जो लाते हैं या तो वो अपने आप से देते हैं, मतलब उसके पास जो डिपॉजिट आया एनडीटीएल का, या तो उससे देते हैं। अगर उसके पास एनडीटीएल नहीं होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेके देते हैं, क्योंकि लोन से उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है ना। तो यहाँ पर ये 10 करोड़ रुपए एज अ लोन बांटेगा पब्लिक में, आई बात समझ में। अब उसे खुद 5.4% अगर लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो वो पब्लिक से तो ज्यादा वसूलेगा ना। मान लो 10%, मान लो 10% वसूलेगा, मैंने एक एग्जांपल लिया 10%। मान लो अगर वो 10 लाख का लोन ले रहा है, 10 लाख का आप उस बैंक से लोन ले रहे हो, तो 10% आपसे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, तभी तो वो कुछ फायदा करेगा। क्यों, क्योंकि 10% में से 5.40% तो वो किसको दे देगा, आरबीआई को दे देगा, बाकी का बचा हुआ खुद कम से कम खुद कमाएगा तो सही, नहीं कमाएगा तो चलेगा कैसे, आई ना बात समझ में। इसलिए दोस्तों जब जब रेपो रेट बढ़ती है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, जब जब रेपो रेट बढ़ती है तब तब लोन बाजार में महंगे महंगे बिकने लग जाते हैं, क्या महंगे बिकने लग जाते हैं, आई बात समझ में। जैसे आपने कभी सुना होगा कि यार बैंक तो लोन बहुत महंगा दे रही है, अरे तो महंगा वो क्यों दे रही है, क्योंकि वो आगे से पैसा खुद महंगे पर लेकर आई है, तो वो आपको महंगे पे दे रही है, सिंपल बात है। क्योंकि लोन की डिमांड, ठीक है, लोन की डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लोन की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो सप्लाई कम करनी पड़ती है, और तभी तो प्राइस क्या होते हैं, नॉर्मल पे आते हैं। अब खुद एक बात सोचिएगा दोस्तों, कि अगर यूको बैंक ने ऐसे ही लोन बांटना शुरू कर दिया, मान लो कि वो बोलता है कि मैं 10% नहीं, सिर्फ 2% पे लोन बांटूंगा, तो सब जाकर उससे लोन ले लेंगे, और लोन ले लेंगे तो आप एक बात समझिएगा मेरी, तो मतलब जितना ज्यादा लोन मार्केट में जाएगा, जितना ज्यादा लोन मार्केट में जाएगा, उतना ज्यादा ही तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब मैम आपने इन्फ्लेशन कहाँ से घुसा दिया इसमें, देखिए एक बात आप मेरी गौर से समझिएगा इसको। जब मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, ठीक है, कमर्शियल बैंक वो पैसा किसको देते हैं, पब्लिक को देते हैं। पब्लिक उस पैसे से क्या करती है, परचेजिंग पावर,
मैं हम आपको पूरी तरीके से इसको समझाएंगे दोस्तों, लेकिन ये बहुत ईजी चार्ट है। परचेजिंग पावर से क्या होता है, डिमांड होता है, डिमांड से क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। कैसे आता है अभी हम समझाते हैं, देखिए। मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा दिया किसको, कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक ने वो पैसा एज अ लोन किसको दे दिया, पब्लिक को दे दिया। ठीक है, पब्लिक के पास पैसा आएगा, मेरी बात को गौर से सुना। अगर तुम्हारी सैलरी 1 लाख से 2 लाख हो जाती है अगले महीने, तो तुम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाओगे, है ना, बढ़ाओगे ना। तो वैसे ही अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, मतलब वो क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनके पास जेबों में पैसा ज्यादा है। तो जैसे ही डिमांड दोस्तों ज्यादा हो जाती है, इकोनॉमिक्स बोलता है सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होगा, ऑलरेडी ट्रिगर होगा। तो यहाँ पर प्राइस ट्रिगर होने का मतलब ही तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। आई बात समझ में। तो इसीलिए कॉमर्शियल बैंक अगर महंगे लोन बांटेंगे पब्लिक में, तो पब्लिक लोन कम लेगी। ठीक है, पब्लिक लोन क्या लेगी, कम लेगी। पब्लिक लोन कम लेगी तो परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मैम आप ये कहना चाहते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब भी रेपो रेट को बढ़ाती है, उसके पीछे का मेन मकसद होता है इन्फ्लेशन को कम करना। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा है। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ा रही हो, आप ऐसा लगे ना कि जैसे आज मान लीजिए कि आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये बोल दिया कि रेपो रेट को मैं 20 बेसिस पॉइंट, 30 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वो इन्फ्लेशन को क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मीडियोकर पीपल जो होते हैं उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम उसकी हालत देख रहे हो ना अभी, इसकी श्रीलंका की। तो ऐसा आई ना बात समझ में। मतलब 50 रुपए किलो का आटा वहां पे 500 रुपए किलो बिक रहा है। क्यों, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया। किस वजह से, क्योंकि वहां की सेंट्रल बैंक ने उसके ऊपर काबू नहीं किया, तो पैसा बहुत ज्यादा फ्लो हो गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया। आई बात समझ में। तो हम पूरी बात यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों एक बार। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हाइक्ड रेपो रेट by 50 basis point, taking it to pre-COVID pandemic levels. The repo rate now stands to 5.40%, highest level since August 2019. This is the third consecutive hike in the repo rate in the last 3 months. Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das said that consumer price inflation has eased but remains higher than the comfort levels. Right? तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और मैं बता दूं, देखो दोस्तों, 2.6% का बैंड रहता है हमारा किसका, रेपो रेट का। रेपो रेट जो है, ठीक है, रेपो रेट जो है वो 2% से कम नहीं होना चाहिए, 6% से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस मैंने आप लोग को उल्टा बोल दिया दोस्तों, सॉरी। इन्फ्लेशन जो होता है ना, इन्फ्लेशन उसका बैंड होता है 2 to 6% का, 2 to 6% का। ठीक है, और रेपो रेट का बैंड होता है आप लोगों का 5 to 15% का। ठीक है, 5 to 15% का। रेपो रेट 5% से लेकर 2% से लेकर 15% के ब्रैकेट में घूमता रहता है। और इन्फ्लेशन जो है वो 2% से नीचे नहीं जा सकता और 6% के ऊपर नहीं आ सकता। मतलब अगर आ जाता है तो फिर उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये हिसाब है यहाँ पर। तो बैंड भी एक बार के लिए, जैसे पहले बहुत क्वेश्चन बनते थे, अब नहीं देखे जाते हैं, अब डायरेक्ट रेपो रेट पर क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिर भी आपके बेस नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दी ये बात। अब दोस्तों यहाँ पर ये चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो लोन है वही मेन सोर्स है इन्फ्लेशन बढ़ने और घटने का। और लोन मिलते कहाँ से, कमर्शियल बैंक से। और कमर्शियल बैंक कभी भी लोन देने से मना नहीं करते, क्योंकि लोन में उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। आई बात समझ में। और मैंने हमेशा आप लोग को पढ़ाते वक्त कहा है कि कमर्शियल बैंक हमारे इंडिया में दोस्तों कंपनी फॉर्मेट में मतलब वो लोग लोन देंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट करना ही पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये हिसाब यहाँ पर रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। आज के डेट में हमारे पास क्या क्या रेट्स है। पॉलिसी रेपो रेट है ना, आगे ना पॉलिसी रेपो रेट वो है 5.40%। ठीक है, उसके बाद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट वो है 5.515%। एमएसएफ रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.65%। ये क्या होता है दोस्तों, ये ओवरनाइट के लिए जो लोन लिया जाता है ना, एक दिन के लिए, उसका रेट होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, एमएसएफ रेट, ठीक है, एमएसएफ रेट और बैंक रेट हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं हमेशा। एमएसएफ रेट और बैंक रेट हमेशा सेम होंगे। उसके बाद आता है फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट। तो ये आप ये समझने की ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 3.34%, इसको ये नहीं आता है, ज्यादातर ही नहीं आता है। ठीक है, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जब
कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े रहते हैं ना, तो आरबीआई के अकाउंट में वो डाल देता है, आरबीआई उसके ऊपर क्या देती है, बैंकों को इंटरेस्ट। जैसे हमारा, जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख में से मेरे जो एक्सपेंस है वो 80,000 के, और 20,000 मेरी क्या है, सेविंग्स है। क्या है, सेविंग्स है। आई बात समझ में? तो 20,000 सेविंग्स मैंने किस में डाल दी, बैंक में डाल दी। उस 20,000 सेविंग के ऊपर बैंक मुझे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। बस ऐसा ही फंडा है किसका, रिवर्स रेपो रेट का। लेकिन ये इंडिविजुअल के साथ नहीं होता, ये बैंक के साथ होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है सीआरआर और एसएलआर। इसको अगर आपको जानना है, इनका कंसेप्ट अगर आपको जानना है, तो आप कमेंट में मुझे लिखकर बताएंगे और उसके ऊपर आपको एक नई वीडियो हम बनाकर देंगे, क्योंकि ये थोड़े से डीप कंसेप्ट हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सीआरआर और एसएलआर, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व रेशियोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्व रेशियोज। अगर इनका कंसेप्ट आपको जानना है, कमेंट डाउन बिलो, कमेंट डाउन बिलो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि क्या यहाँ पर बातें हुई है जब रेपो रेट बढ़ाई गई है। तो देखो क्या होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ बोल रखा है कि हम गवर्नमेंट की हमेशा हेल्प करेंगे, हमेशा। जैसे कि कोविड आया, तो कोविड के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खूब हेल्प की गवर्नमेंट की, क्योंकि वो जानता है कि ऐसे पैंडेमिक कभी फेस नहीं किया गया है, तो हमें तो हेल्प करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब जब पैसा मांगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया। जब जब बोला कि रेट कम करो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किए। किस टाइम पे, कोविड टाइम पे। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि गवर्नमेंट जितना साथ हमको आपका देना था, हम दे चुके हैं, अब हम थोड़ी अपने बारे में भी सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशंस, मतलब विड्रॉल ऑफ हेल्प। यहाँ पर जो जो हेल्प दी गई, यहाँ पर हेल्प का जो फैंसी वर्ड है वो अकोमोडेशन है दोस्तों। तो यहाँ पर जितनी भी अकोमोडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई की तरफ से दी गई है, वो आरबीआई ने वापस से ले ली है, और अब आरबीआई अपने खुद के हिसाब से काम करने वाला है, ठीक है। वाइल volatility, it is governor global financial markets is impinging upon domestic financial markets leading to imported inflation। अच्छा, ये बात क्या बोलता है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जितना हो सकेगा हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे, ताकि रिजर्व बैंक का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ सके, है ना। तो इसके ऊपर पूरी वीडियो आप लोग को मिल ही जाएगी प्लेलिस्ट पे। फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, इसकी पूरी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको हम दे देंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एमपीसी ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, कितना, बेसिस पॉइंट से, 50 बेसिस पॉइंट से। और एमपीसी ने बढ़ाने से इसका क्या होता है, ये सारा मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझा दिया। इससे पहले वाली जो भी चार्ट बनाई थी मैंने, उसको भी आप लोग देखना, उससे भी समझना कि रेपो रेट होता क्या है दोस्तों एक्चुअल में, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि ये एमपीसी कमेटी बाई मंथली कमेटी क्यों बोली जाती है, कितने मेंबर होते हैं, कौन से सेक्शन में आती है, सारी बातें बेस के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दी है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आप लोगों को निर्धारित टाइम पर मिल जाए। और साथ ही साथ बने रहिएगा हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।